नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट के बारे में। मतलब बैलेंस शीट के जो बेसिक्स हैं वो ए बैलेंस शीट कंटेन्स द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर ए कंपनी एंड एप्लीकेशन ऑफ दोज फंड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज इज लॉजिकल source of funds and their application must match at aggregate level. Hence both the sides of the balance sheet must match at all times. तो बैलेंस शीट में आपको दो साइड्स आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड, एक होती है हमारी असेट साइड। तो लायबिलिटी साइड आपको ये बताती है कि उस बिजनेस में जो मनी है, ठीक है, वो कहाँ से आई है, मतलब मनी या फिर असेट वो कहाँ से होकर आई है, ठीक है। और असेट साइड आपको ये बताती है कि उस मनी या फिर उस असेट का यूज़ कहाँ पे हुआ है, किस फॉर्म में यूज़ हुआ उसका। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी लायबिलिटी साइड है वो इक्वल होती है हमारी असेट साइड की। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ होती हैं और जो असेट्स होती हैं हम थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक आपको दे रखा है फॉर्मेट आपकी बुक में। लायबिलिटी साइड्स को हम बोलते हैं सोर्सेज, मतलब क्या सोर्सेज हैं उस बिजनेस में, वो जो मनी है फिर असेट्स आने का। और असेट्स मतलब एप्लीकेशन, मतलब उसका यूज़ कैसे हुआ है। जैसे अगर हम बात करें इक्विटी, तो इक्विटी वो कैश की फॉर्म में भी आ सकती है और असेट के भी फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे लायबिलिटी साइड में। और असेट साइड में जानेंगे कि फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं, करंट असेट्स क्या होती हैं। Sources of funds. A company has two primary sources of funds: owners funds or equity capital, and borrowed funds or debt capital. Let us see each one of them in brief below. तो एक कंपनी में जो सोर्स ऑफ फंड है वो दो तरीके के होंगे। या तो वो फंड होगा, या तो वो होगा इक्विटी कैपिटल, या तो होगा वो डेट कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल को आप ओनर्स फंड भी आप बोल सकते हो और डेट कैपिटल को आप बोरोड फंड्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इक्विटी। दिस इज द मनी विच द प्रमोटर्स ब्रिंग इनटू द बिजनेस व्हेन इट इज लॉन्च्ड एंड subsequently by additional shareholders as and when required, who also become owners of the company to the extent of their shareholding. This is the owner's investment in the business. An increase in the equity capital may dilute the proportionate holding of existing shareholders and therefore their application in the profits of the company. A dilution may occur because of. तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी वो अमाउंट होता है जो कंपनी के प्रमोटर्स लेकर आते हैं बिजनेस में, ठीक है। अभी जो अमाउंट है वो कई बार वो बढ़ता भी रहता है और कम भी होता रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट है, ठीक है, तो इक्विटी हमारा वो अमाउंट होता है जो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के अंदर लेकर आते हैं। और ये टाइम के साथ साथ ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, और ये कम भी हो सकता है अगर अपने वो स्टेक अगर वो बेच देते हैं तो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। तो उस वजह से जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उनके पर शेयर पे, उसके अंदर भी उनको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को उनको मिलती है। तो जब भी इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो प्रपोर्शन होगा होल्डिंग का, ठीक है, मतलब मान लीजिए एक कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर हैं और अगर इक्विटी अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो उनकी होल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, वो उस हिसाब से वो कम हो जाएंगी। या फिर कई बार क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या फिर कुछ जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम इक्विटी में चेंज कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आपको डाइल्यूशन आपको देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। एज द कंपनी मेक्स प्रॉफिट्स and they are moved each year from the profit and loss statement into the balance sheet under the head reserves and surplus. Thus this is also shareholders money which they choose to keep in the company and reinvest in the business. While equity may be
contributed capital, reserves and surplus is called retained capital. तो यहाँ पर आपको दो नाम नजर आ रहे हैं, एक होता है, एक है रिजर्व्स, एक है सरप्लस। तो पहले हम जानते हैं कि जो रिजर्व है वो होता क्या है। कई बार क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, लेकिन वो प्रॉफिट वो बांटा नहीं जाता शेयर होल्डर्स में, उस प्रॉफिट को कंपनी अपने पास रखती है, तो वो उसको किसी फॉर्म में रखती है, तो उसे हम बोलते हैं रिजर्व। तो जो रिजर्व होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। और सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट। तो अभी जो दोनों पैसा होता है वो शेयर होल्डर का ही होता है, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर है वो अपना पैसा कंपनी के अंदर वो री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब वो पैसा वहाँ से ना निकाले, उसको वो और बढ़ने दें। तो प्रमोटर्स जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उन्हें बोलते हैं कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। और जो पैसा एज ए रिजर्व और सरप्लस की फॉर्म में रखा जाता है एक कंपनी के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम द रिजर्व्स created out of retained profits, the balance sheet may show other reserves such as share premium reserves or a revaluation reserve which are not created out of the profits earned. तो कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है शेयर प्रीमियम रिजर्व। लेकिन बहुत सारे रिजर्व ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो कि प्रॉफिट में से नहीं बनाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब यहाँ पे हमने बस एक एक एग्जांपल लिया बस। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्थ। इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टुगेदर रिप्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड्स एंड ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ और ओनर्स कैपिटल। तो जब हम इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। और इसका एक और नाम है, चाहे आप उसको नेटवर्थ बोल लो, चाहे आप ओनर्स कैपिटल बोल लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग टर्म डेट। एनी डेट टेकन फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी और ए लॉन्ग टर्म लोन। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम financial institutions or debt securities issued such as debentures. Investors prefer companies with low liabilities. However, the nature of the business and the life cycle of the company may dictate the level of debt in the balance sheet. Industries such as IT, education, business process outsourcing, etc., do not require huge investments either in capital assets or for procuring raw materials and other expenses. Hence, such sectors generally exhibit a balance sheet which has very low long-term debt. In case a company has high debt in this sector, it would generally be temporary for expansion purpose when the company is in growth stage. Companies in the banking and non-banking space cannot analyzed on this parameter as their business requires them to garner long-term deposits which are then disbursed as loans. तो लॉन्ग टर्म डेट कौन से डेट होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट वो डेट होते हैं जो कंपनी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लेती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो ये आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनसे ये कहते हैं ये डेट की फॉर्म में पैसा लिया जाता है, जैसे डिबेंचर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो यानी कंपनीज कई बार डिबेंचर भी इशू करती हैं और वहाँ से मनी रेज करती हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, ये 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड का होता है। तो यहाँ पर कई बार आपका जो बिजनेस का जो लाइफ साइकिल जो पीरियड है, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट किस टाइम पीरियड में बनाती है। आमतौर पे जो टाइम पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड है वो 18 महीने का भी होता है, 15 महीने का होता है। तो एक बार आप ये चीज़ आप ये नोट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ज़्यादा फिर कम है, उसको आपको कंपेयर करना है कि कंपनी की जो कैपिटल है और कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म डेट अगर ज़्यादा है कैपिटल से, तो वहाँ पर ये आपके लिए एक मतलब कतरी घंटी है कि यहाँ की जो कंपनी है उसके पास ज़्यादा उनके पास डेट है।
तो आमतौर पे क्या होता है कि जो जो आईटी सेक्टर होता है, एजुकेशन सेक्टर होता है, बीपीओज होते हैं, तो उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की उनको ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं आप इनके पास देखेंगे कि इनकी जो बैलेंस शीट है वहाँ पर आपको जो लॉन्ग टर्म डेट है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। Heavy capital goods based on manufacturing companies need to have a judicious mix of debt and equity depending upon project at hand, type of industry, interest rates, etc. Classic examples of companies losing investors' interest due to high debt are Suzlon, Bhushan Steel, SEC, Kingfisher। तो ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं जिनका मेन काम मैन्युफैक्चरिंग का है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि उनके पास डेट और इक्विटी दोनों चीज़ें वहाँ पर होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप बस वहाँ पर आपको वही चीज़ देखना है कि उनके पास जो डेट है वो ज़्यादा है या फिर नहीं। अगर डेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम है वो कभी भी आ सकती है। जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। सुजलॉन एक कंपनी है, भूषण स्टील, एसईसी, किंगफिशर। तो ये वो कंपनीज हैं जो जिनके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा था और उस वजह से ये बैंकरप्ट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा करंट लायबिलिटीज़। दीज आर लायबिलिटीज़ और पेमेंट्स विच हैव टू बी मेड विद इन ए ईयर। सैलरीज, utility payments, trade payables, working capital loans, short-term debt raised through the issue of commercial papers, unclaimed dividends, maturing long-term debt, and others are typical examples of current liabilities. Current liabilities are analyzed to determine the efficiency with which the working capital is managed. For example, the trade payables days calculated as trade payables divided by cost of sales multiplied by 365 days is the time taken to pay the suppliers. A high number indicates that the company is in a strong position and is able to get credit from its suppliers without tying up its cash. But very high trade payable days should be investigated to see if the company is facing a fund crunch or even insolvency. तो पहले हम ये समझते हैं कि करंट लायबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो जब भी कंपनी को कुछ अमाउंट एक साल के अंदर पे करना होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। मतलब ये एक तरीके की लायबिलिटी है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो हमको एक साल के अंदर अंदर हमको पे करना है। जैसे यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हो गया, सैलरीज हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन्स हो गया, शॉर्ट टर्म डेट्स हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं करंट लायबिलिटीज़ के। तो जो करंट लायबिलिटीज है उससे आपको ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी कैसी है, वो कैसे अपने जो वर्किंग कैपिटल है उसको कैसे वो यूज़ कर रही है, ठीक है। और आप ये भी यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है ट्रेड पेबल्स इन डेज का। तो यानी ये क्या है, ये एक तरीके का फॉर्मूला है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी को, अगर कंपनी कोई माल अगर बाहर से खरीद रही है, फिर कोई सर्विस ले रही है, तो उसकी पेमेंट वो कितने डेज में वो कर रही है। तो जितनी ज़्यादा ये फिगर होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो कैश है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है, अगर वो फिगर कुछ ज़्यादा ही हाई है तो यहाँ पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या कंपनी के पास कैश है भी या फिर नहीं। मतलब अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रही तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा, या तो उनके पास कैश होगा, ठीक है, लेकिन उनके जो सप्लायर हैं उन्होंने उनसे बात कर रखी है ठीक तरीके से, या तो उनके पास कैश ही नहीं है इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं हमारी असेट साइड की। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, दिस इज द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट वेयर डिटेल्स ऑफ assets are given. A company can have fixed or long-term assets like plant and machinery, or short-term assets like investments in liquid funds or inventory. Let us see in detail the two broad heads of application side of the balance sheet. तो जो हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें दो साइड होती है। एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड यानी कि सोर्स साइड, और दूसरी होती है हमारी असेट साइड यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आमतौर पे जो कंपनी जो बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी कि वो एकदम सीधी होती है। यानी सबसे पहले आपको नजर आएगा लायबिलिटी, फिर उसके ठीक नीचे आपको नजर आएगी असेट्स। यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट दे रखा है वो
टी शेप में दे रखा है, मतलब एक तरफ आपको नज़र आ रही है लाइबिलिटीज, एक तरफ आपको नज़र आ रही है असेट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो अगर हम बात करें असेट साइड की, तो असेट साइड में आपको मेन जो आपको हेड्स मिलेंगे वो दो मिलेंगे। एक होता है हमारा नॉन करंट असेट्स, एक होती है हमारी करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में हमारा एक हमारी असेट आती है जिसका नाम है फिक्स्ड असेट्स। दीज आर असेट्स विच ए कंपनी बिल्ड्स टू produce goods and services. A manufacturing plant would need heavy machines, a software company would need computers, a real estate company would need land, etc. These are all assets from which the company would generate revenues. Furniture and vehicles are assets which are required by all companies. Although these assets do not generate revenue, they are essential part of business. Along with tangible assets such as plant, machines, cars, furniture, computers, etc. Some balance sheets may also possess intangible assets such as patents, license, brand value and तो फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बाय की जाती हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है अपने गुड्स और जो सर्विसेज होती है उनको वो प्रोड्यूस करती है। तो जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में है तो उनको काफ़ी हैवी मशीन्स की उनको ज़रूरत पड़ती है, और जो कंपनीज सॉफ्टवेयर की जो सेक्टर है अगर उस फील्ड में है तो वहाँ पर उनको कंप्यूटर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और जो कंपनीज रियल एस्टेट सेक्टर में वहाँ पर उनको लैंड। तो इसी तरीके से अलग अलग कंपनी के लिए जो उनकी जो फिक्स एसेट्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए कंपनीज बाय करती हैं। अब जो फिक्स एसेट्स हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, वो टेंजिबल हो सकती है और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे मशीन्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फर्नीचर, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जैसे पेटेंट्स हो गए, लाइसेंस हो गया, ब्रांड वैल्यू, मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते। एंड लास्ट है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर। यानी कि करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम एक साल के अंदर ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कैश इन कैश, इक्विवेलेंट्स और ट्रेड रिसीवेबल, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी कि कंपनी के पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो कितने हैं, इन्वेंट्री उनके पास कितनी है। मतलब मेन तो हमारा वही है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और उसको हमें कंपेयर करना है हमारी करंट लायबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। मतलब कंपनी के पास अगर इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, मतलब करंट लायबिलिटी अगर ज़्यादा है और करंट असेट कम है, तो यहाँ पर कंपनी के लिए एक दिक्कत वाली बात है, और आपके लिए भी अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये कुछ आइटम्स थे जो हमने पढ़े बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी हमारी फर्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी जो बैलेंस शीट है उसके दो पार्ट होते हैं। तो ये तो हो गया बुक के हिसाब से, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल तौर पे, ठीक है। तो जैसे हमारे चैप्टर डन हो जाएगा तो फिर ये जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मैं आपको रियल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये आइटम ये होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे आइटम हैं जो यहाँ पे गायब है। बेसिक्स ऑफ कैश फ्लोज। जनरेटिंग कैश इज critical for a firm's long-term survival. Profit and loss statement and balance sheet do not focus on cash flows since accounting is on accrual basis and not cash basis. Accrual basis of accounting means that sales are booked at the time of delivery, irrespective of whether payment from the customer is received or no. Similarly, purchase is booked at the time of receipt of goods, irrespective of whether payment to the supplier is made or no. This creates difference. तो किसी भी बिजनेस के लिए जो कैश होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कैश जनरेट नहीं हो रहा बिजनेस में तो ये दिक्कत वाली बात है। तो जो हमारी
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट है वो कैश फ्लो पे वो फोकस नहीं करती, मतलब बिजनेस में कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से और कहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है, उस पर फोकस नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे होती है। मतलब अगर हमने 1 लाख का माल बेचा तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ कि हमारा वो 1 लाख का माल बिक गया और हमें प्रॉफिट हो गया है, भले ही हमें कैश हमें बाद में रिसीव हो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में हो सकता है हमको रिसीव ना हुआ हो। तो इसीलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये पता चलेगा कि अच्छा अगर प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है तो क्या वो 1 लाख रुपए आपको एक्चुअल में रिसीव हुए हैं फिर नहीं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है और जो बैलेंस शीट होती है उसको मैनिपुलेट करना ईजी है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको मैनिपुलेट। तो एक बिजनेस में कैश का इनफ्लो और जो आउटफ्लो जो होता है वो 3 जगह से होता है। तो सबसे पहला उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर थर्ड है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, incoming cash is positive and outgoing cash is negative. The net profit of a company can be converted into the operating cash flow number by adding back non-cash expenditures such as depreciation and amortization and changes in account receivables and payables. Investing cash flows, cash flows on account of assets. Buying assets is negative cash flow and selling assets is positive cash flow. Financing cash flows on account of liabilities, borrowing money or issuing expending equity is positive cash flow and redeeming debt or equity is negative cash flow. तो अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस करना है कि कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे कैश जा रहा है, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम असेट बाय कर रहे हैं। देखिए अगर हम असेट बाय कर रहे हैं तो अगर आपको ये पता लगाना है कि एक बिजनेस का ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है, तो आप क्या करिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए हम कैश पे नहीं करते, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें जिसके मतलब ये हमारा खर्चा है लेकिन हम इसके लिए हम कैश पे नहीं करते। तो अगर आप नेट प्रॉफिट में ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज वो फ्लो होता है जब हम कोई असेट बाय या फिर सेल करते हैं। तो अगर हम असेट कोई बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है, और अगर हम वो असेट सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है। तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आपको ये बताता है कि कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि जो असेट्स होती हैं हम वही बाय करते हैं। फाइनेंसिंग में हमारा जितना भी कंपनीज की जो लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कितनी उन्होंने पे करी हैं, कितनी उन्होंने रिसीव करी हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख का लोन लिया है तो इसका मतलब क्या है कि कैश का इनफ्लो हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए अगर एक बिजनेस को लगातार उनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अगर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, या फिर वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पर एक आपके लिए सिग्नल है कि इस बिजनेस में रिस्क काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर उनके पास कैश ही नहीं है, मतलब उनकी इनकम तो बढ़ रही है, हो सकता है उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपको ये बता रही है कि हाँ कि कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर उनके पास कैश ही नहीं है, मतलब वो उस प्रॉफिट को वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उस बिजनेस में पैसा लगाना बेकार है।